चलिए शुरू करते हैं फटाफट। थोड़ा सा मैं अभी बता रहा हूं पहले एलपीपी के बारे में, उसका कल टेस्ट है, यदि किसी को कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो एलपीपी में क्या था कि उसमें दो तरह की प्रॉब्लम थी एलपीपी में। एलपीपी में एक प्रॉब्लम थी हमारे पास बनी बनाई, हमें बना बनाया ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा, कंस्ट्रेंट मिलेंगी और रेस्ट्रिक्शन मिलेंगी। एक प्रॉब्लम डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। उसमें फर्स्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव, कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है या फिर अपने खर्च को मिनिमाइज करना है, क्योंकि कोई कंपनी यदि बनती है तो उसका गोल होता है कि हम मैक्सिमाइज करेंगे अपने प्रॉफिट को, मिनिमाइज करेंगे अपने एक्सपेंडिचर को, जो हमारे खर्च हो रहे हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, मशीनरी में, लेबर में, तो उनको हम मिनिमाइज करेंगे। तो उस तरह से एक कंपनी अपना गोल सेट करती है कि हमें प्रोडक्शन करना है विद इन अ मंथ और विद इन अ वीक। जितना भी वो करेंगे डिसाइड मार्केट के हिसाब से, कोई डिमांड के हिसाब से काम होगा। डिमांड यदि किसी प्रोडक्ट की है तो डिमांड के हिसाब से ही वहां पे प्रोडक्शन होगा उस कंपनी में। तो कुल मिलाकर के कोई भी प्रॉब्लम एलपीपी में वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। पहले आएगा उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर सेकंड नंबर पे आएगा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट वो लीनियर इनइक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल x और y यूज किए जाते हैं और उनकी पावर हमेशा 1 होती है, उनको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। उसके बाद में लास्ट में आएगा रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन में क्या होगा, जो आपने 2 वेरिएबल x और y लिए हैं हमेशा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेंगे आपको। तो कंपनी है यदि कुछ बनाएगी तो वो मोर देन 0 होगा और यदि नहीं बनाएगी तो वो 0 होगा, बट प्रोडक्शन नेवर बी इन अ नेगेटिव फॉर्म। सो रेस्ट्रिक्शन में आ जाएंगे दोनों वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद में हम उस प्रॉब्लम को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। मेथड क्या है रिप्रेजेंट करने के लिए, सबसे पहले आप वहां से उठाएंगे अपनी कंस्ट्रेंट को, उन कंस्ट्रेंट को जिसमें हमने लीनियर इनइक्वालिटीज यूज की हुई है, तो उन इनइक्वालिटीज को आप कन्वर्ट कर देंगे इक्वल में और वहां से आप चेंज करेंगे उन रेस्ट्रिक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में। इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करने के बाद उनको आप कन्वर्ट कर लेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, जिससे कि उनको आप ग्राफ पे इजिली ड्रॉ कर सकें। जब उनको आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि हमें कौन सा एरिया लेना है, कौन सा एरिया हमें छोड़ना है। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे आप जब उन लाइन पे आप एरो मार्क करेंगे। एरो मार्क करने के लिए हमारे पास में जो मेथड है वो ये है कि हम उस लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर x और y दोनों को पुट करते हैं 0 0। क्लियर? If condition is true after putting the value of x and after putting the value of y as a 0, if condition is true then we move towards the origin। ठीक है, हम लाइन के उस तरफ एरो लगाएंगे जिस तरफ ओरिजिन है, लेकिन whenever condition is false then we move away from the origin। तब हम लाइन के उस तरफ एरो लगाएंगे जिधर ओरिजिन नहीं है। अब यहां पे एक केस आएगा जब लाइन मूव करेगी ओरिजिन से, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो जब आप एरो मार्क कर लेंगे उसके बाद आप x एक्सिस और y एक्सिस पे भी एरो मार्क करें, क्योंकि जो बाद में दी होती है रेस्ट्रिक्शन कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका मतलब होता है कि आप x एक्सिस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एरो लगाएं। फर्स्ट में क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x 0 और 0 से बड़ा होता है। यदि आप सेकंड की बात करेंगे तो वहां पे x होता है नेगेटिव में। उसके बाद में जो रेस्ट्रिक्शन दी हुई है बाद में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके लिए आप ओरिजिन से ऊपर, क्योंकि इस एरिया में ही होता है y 0 से बड़ा,
तो आप लगाएंगे एरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ऐसे लगने हैं एरो। यहाँ पे जो आंसर आएगा या फिर जो आपका एरिया बनेगा वो हमेशा बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, क्योंकि यही वो एरिया है जहां पे x और y 0 और 0 से बड़े होते हैं। तो आप अपना एरिया जो भी कंसीडर करेंगे वो चाहे जो भी आएगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा हमेशा, ठीक है। मान लीजिए लाइन ने ऐसे कट किया, ठीक है। अब देखो जैसे लाइन ले ली है तो इससे ऊपर भी एरिया है, ठीक है, और इससे नीचे भी है, तो वो डिसाइड करता है ओरिजिन। ऐसे ही इस लाइन में भी नीचे एरिया है और ऊपर भी एरिया है, तो वो डिसाइड करेगा इसमें जब हम पुट करेंगे ओरिजिन को, कंडीशन ट्रू या फॉल्स बनेगी। उसके बाद मान लीजिए आपका एरिया आता है ये मान लीजिए कि हमारा एरिया आता है ये, तो फिर हम निकालेंगे इस एरिया के कॉर्नर पॉइंट, ये पॉइंट निकालेंगे जो हमें आराम से मिल जाएगा। उसके बाद ये और ये आपको मेन फाइट करनी पड़ेगी इस पॉइंट को निकालने में, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास में इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइन के लिए। तो मेथड यूज करेंगे आप क्लास 10th वाला एलिमिनेशन मेथड, और उन दोनों लाइन को आप सोल्व करके निकालेंगे इस पॉइंट की वैल्यू। जब पॉइंट निकल जाएगा उसके बाद इन चारों पॉइंट को आप टेबल में लिखेंगे, एक टेबल बनेगी बाद में, और इस टेबल में इधर हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो सारे के सारे पॉइंट यहां पे आ जाएंगे। इधर लिखेंगे हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमम जेड या फिर मिनिमम जेड जो भी होगा वो लिखेंगे। उसके बाद जो ये पॉइंट है इन पॉइंट की वैल्यूज हम यहाँ फिट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, और उसको हम निकाल देंगे जितनी भी वो आएंगी। यदि फंक्शन मैक्सिमम में है तो इनमें जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर बनेगा, और ये पॉइंट हमें देगा x और y की वैल्यू। मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू मिलती है दो पॉइंट पे, मैक्सिमम वैल्यू यहां पे भी आई और मैक्सिमम वैल्यू यहां पे भी आई, तो फिर हमारी दोनों पॉइंट आंसर बनेंगे, ठीक है। आप इस पॉइंट को भी लिख करके आएंगे और इसको भी लिख करके आएंगे, क्लियर। तो इस तरह से होता है एलपीपी में प्रॉब्लम सोल्व। अब लाइन के बारे में बात कर लेता हूं। ये तो तब की बात है जब लाइन पास नहीं हुई ओरिजिन से, लेकिन मान लो बाय द वे पास हो गई ओरिजिन से, जैसे इस तरह से। अब ये लाइन है, अब ये पास होगी ओरिजिन से, लाइन कौन सी होगी ये y = mx। ऐसी लाइन जिनमें कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं होगा वो हमेशा पास होती हैं ओरिजिन से ही, जैसे y = x, y = 2x, y = 1/√3x। तो ये सारी लाइन इस फॉर्मेट की हमेशा पास होती हैं ओरिजिन से। उन्होंने आपसे कहा कि y > 2x, कभी कहेंगे x - y < 0, ऐसे मिलेंगे आपको इक्वेशन। तो करना क्या है, आप वहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो y > होगा या y < होगा, दो इक्वलिटी बनती है। जैसे इस केस में ग्रेटर देन है और इस केस में हो जाएगा, इस केस में ग्रेटर देन है। मान लीजिए मेरे पास में ये है, तो यहां पे हो जाएगा, फिर इसको ऐसे ले लीजिए y < -x। तो ये लाइन चले जाएगी फिर इस तरह से, हालांकि ऐसी कोई लाइन आपके पास में आएगी नहीं, ठीक है। तो जब y < होगा आप चलेंगे लाइन से, किधर चलेंगे मैंने बताया था, जब y < है तो लाइन से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है, यानी कि इधर की साइड। ठीक
ठीक है, ये तो हो गया तब जब y है ग्रेटर देन, इधर चाहे 2x हो, चाहे 3x हो, चाहे -x हो, जो भी है, लेकिन जब y होगा लेस देन तो जाएंगे हमेशा नीचे की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन, ये बात ध्यान रखना बस। उसके बाद एरो लग गए, आप अपना कॉमन एरिया देख लीजिए, उस एरिया के सभी पॉइंट्स निकाल लीजिए, पॉइंट निकाल के टेबल बनाइए और टेबल बना करके मैक्सिमम और मिनिमम चेक कर लीजिए। तो इस तरह से चैप्टर ये चला था। उस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम आपके सिलेबस में नहीं है, वो प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है जिनमें एरिया मिलता है हमें अनबाउंडेड। देखो एरिया दो तरह से होता है, एक बाउंड और एक अनबाउंड। तो जो एरिया आपको मिलेगा अनबाउंड वो आपके सिलेबस में नहीं है, ओनली बाउंडेड एरिया ही आपके सिलेबस में इस बार है। तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम भी कट है, जैसे मैं आपको बता देता हूं यदि आपको नहीं मालूम है तो। पेज नंबर 514 क्वेश्चन नंबर 4 आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस में नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 9, 10 आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इन 4 क्वेश्चनों में जो एरिया मिलता है वो मिलता है अनबाउंड। ठीक है, हाँ वो अभी एग्जांपल भी आ रहा हूं, दोबारा सुन लो। एक तो आपके यहां पे एग्जाम्पल 4 नहीं है, एग्जाम्पल 5 नहीं है, पेज नंबर है ये 512, 513। अब आगे पेज नंबर ओपन करो 514, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नहीं है। ये 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज से कट है, क्योंकि इन 4 क्वेश्चनों में मिलता है एरिया अनबाउंड। उसके बाद में आगे चलो, एग्जाम्पल 6 ये आपके सिलेबस में नहीं है, पेज नंबर 515 एग्जाम्पल 6, क्योंकि इसमें एरिया मिल रहा है आपको अनबाउंड। अगला पेज ओपन कीजिए और देखिए एरिया मिला है हमें अनबाउंड। उसके बाद 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 को करके देखना इसमें एरिया अनबाउंड आता है या बाउंड आता है। हाँ 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद 12.2 में ही क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 में एरिया आता है आपका अनबाउंड। चलिए एग्जाम्पल 9 करेंगे, एग्जाम्पल 10 करेंगे, एग्जाम्पल 11 इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है, इसको मैं वैसे भी कराऊंगा क्योंकि जरूरी है ये। एग्जाम्पल 11 चलिए, इसके बाद यदि हम बात करें मिसलेनियस की, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, पेज नंबर 526 526 एक्सरसाइज इज मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं है, तो ये 4 क्वेश्चन कट है मिसलेनियस से। हाँ 2, 3, 6, 7। अब सुनो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आपकी जो ये बुक है उसके फ्रंट पे ये तो पिक्चर कॉपी है, ठीक है। अब सुन लीजिए, ये क्वेश्चन मैं कराता हूं तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 523 बॉटम पे देखो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखो होता क्या है, जब कंपनी सामान बनाती है उसमें 3 तरह की प्रॉब्लम आपके सिलेबस में दी हुई है। एक दी है डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम कोई आप खाने पीने का सामान बना रहे हो तो उसमें कितना आप मिक्सर डालोगे, कितना विटामिन, कितना कुछ, वो सब दिया हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम आती है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कंपनी सपोज वो एसी के पार्ट्स बना रही है, बाइक बना रही है, कार बना रही है, नट बोल्ट बना रही है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम आई थी वहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।
जब सामान बन गया, अब उसको डिफरेंट डिफरेंट सिटीज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर सप्लाई करना, और ऐसा सप्लाई करना और ऐसा रूट बनाना कि जिससे हमारा खर्च मिनिमम हो। आपने देखा होगा जब कभी सामान बेचने वाले आते हैं गांव के अंदर, तो उनका एक बन रहता है रूट मैप कि हम पहले यहाँ पे जाएंगे, उससे होते हुए बराबर में इस गांव को कवर करेंगे, फिर बराबर में गांव कवर करना है और फिर अपने घर चले जाएंगे शाम को। उन्होंने क्या किया, अपने रूट बनाया, वो ऐसा रूट बनाएंगे और ऐसे जगह को निकल के जाएंगे जिससे उनका खर्च मिनिमम आए और उनका जो पेट्रोल वगैरह है वो भी कम खर्च हो, और जो मशीनरी वो यूज कर रहे हैं, बाइक या फिर कार जो भी यूज कर रहे हैं, उसका मेंटेनेंस भी कम ही हो। तो चलेगी ज्यादा तो उसको करना पड़ेगा मेंटेनेंस। तो वो क्या करते हैं कंपनी वाले, वो ऐसा रूट तैयार करते हैं जिससे कि उनका माल सब जगह पहुंच जाए और उनका खर्च भी कम से कम आए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल जो 11 है ये ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान से इसको। देर आर 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड, वन एट द प्लेस P एंड अनदर एट प्लेस Q। हमारे पास में 2 फैक्ट्रीज हैं, P और Q। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप, जैसे कि एक शुगर फैक्ट्री थाना भवन में है और एक शुगर फैक्ट्री इधर नमोता में है। ठीक है, ऐसे आप मान लीजिए। उसके बाद चलो आगे, फ्रॉम दीज लोकेशन अ सर्टेन कमोडिटी। अब जो वो सामान बना रही है फैक्ट्रीज, वो उसकी बात कर रही है, इज टू बी डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द 3 डिपो सिचुएटेड एट ABC। अब हमारे पास में हो गए 3 डिपो। डिपो को आप ऐसे समझे जैसे कि शॉप होती है, उससे सामान रखते हैं, थोक वगैरह का सामान रखते हैं, ऐसा आप समझिए। ठीक है, 2 फैक्ट्री हो गई, 3 डिपो हो गई, और एक बात और है, ये तीनों डिपो यानी कि तीनों दुकानदार इस तरह से काम कर रहे हैं कि ये तीनों के तीनों कुछ सामान ले रहे हैं फैक्ट्री P से, कुछ ले रहे हैं Q से, तीनों के तीनों। ऐसा नहीं है कि वो तीनों के तीनों में से कोई 2 या कोई 1 या फिर तीनों वो एक ही फैक्ट्री को सामान तो ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तीनों के तीनों दोनों से सामान ले रहे हैं, कुछ उससे तो कुछ उससे। चलो आगे, तो उसके बाद वो कह रहे हैं द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपो। जो वो 3 डिपो हैं उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 554 की। वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी, अब उनकी डिमांड तो हो गई 554, लेकिन जो सामान बन रहा है उनकी जो कैपेसिटी है बनाने की वो है 8 और 6। जो वो 2 फैक्ट्री है भाई, फैक्ट्री की एक होती है कैपेसिटी जितना सामान वो बनाएंगी, और जो मार्केट है उसकी होती है डिमांड, जो फुलफिल करेगी वो फैक्ट्री। चलिए, तो उसके बाद में आ गया द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो। अब उन्होंने दे दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यदि P से सामान जाएगा A पे तो खर्च आएगा 160 रुपीज, यदि फैक्ट्री P से सामान जाएगा B पे तो खर्च आएगा 100, सामान जाएगा P से C पे तो खर्च आएगा 150। ऐसे एक खर्च दे दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन जो खर्च आता है वो। अब पढ़ो नीचे, हाउ मैनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। अब वो फैक्ट्री ये डिसाइड कर रही है कि किस किस दुकान पे, किस किस डिपो पे हम कितना कितना माल डिलीवर करें, कितना माल भेजें, और ऐसे भेजें कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारा खर्च कम से कम आए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ अपने खर्च को मिनिमम करना, तो फंक्शन बनेगा मिनिमम Z। फिर आगे बोल रहे हैं व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जरा यही बता दो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आएगी मिनिमम वो कितनी होगी। ठीक है भाई, उसके लिए नीचे एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम कैसे बना है वो आपको समझाता हूं मैं, बहुत आसान है। अब सुनो ध्यान से,
दिव्यांश ये फैक्ट्री पी है, ये फैक्ट्री क्यू है, और ये हो गई वो 3 डिपो। सुधरना ध्यान से। फैक्ट्री पी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 8, इसकी कितनी है 6। एबीसी की डिमांड कितनी है भाई? 5, 5, 4। तो हमने डिमांड लिख ली, कैपेसिटी लिख ली। चलिए अब मान लो दिग्विजय कि ए ने x यूनिट पी से ले ली, उसको ले रही थी कितनी? 5। उसकी डिमांड 5 की है, उसने x उससे ले ली, तो फिर यहां से कितना लेगी वो? 5 माइनस x यूनिट। क्लियर है? अब मान लो ये जो b है इसने किससे ले लिया भाई? सुनते हो ना ध्यान से। तो फिर इससे कितना लेगा? 5 माइनस। चलिए अब सुनो, इसने प्रोडक्शन किया 8 का, 8 में से x दे दिया इसको, y दे दिया इसको। अब यहां पे क्या जाएगा? इसकी डिमांड थी 4 की, इसने कितना ले लिया ऊपर से, तो यहां से कितना लेगा? 4 माइनस 8 माइनस x माइनस y। इसको सोल्व कीजिए तो आएगा x प्लस y माइनस 4 यूनिट। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए अब आ जाओ ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर टेबल में। जब सामान जाएगा P से A तो खर्च आता है 160, P से B 100, P से C 150, फिर Q से A 100, Q से B 120, Q से C 100। It is the transportation cost per unit from the factory to depot। कोई प्रॉब्लम? अब देख लो जो टेबल, ये जो एरो बने हुए हैं सब पे यही लिखा हुआ है। चलिए आगे। अब सीखो अच्छा, नहीं उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम इसको सोल्व करो। 5 माइनस एक्स 5 माइनस वाई को कितना बनेगा? 10 माइनस एक्स माइनस वाई। और जब करोगे 6 में से माइनस तो बात वही आ जाएगी। ठीक है भाई? अब सुनो, जिस एरो पे जितना जितना सामान गया है, सुन लो प्रियांशु, जिस एरो पे जितना सामान गया है उसको रख दो आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो बन जाएंगी हमारी सारी की सारी कंस्ट्रेंट। कैसे? यहां सामान गया x तो बन गई पहली, उधर गया y दूसरी, उधर क्या गया 8 माइनस एक्स माइनस वाई। इसी को मैं कर देता हूं अब माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 8 करो, माइनस से मल्टीप्लाई x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8। ये बन गई तीसरी। अब यहां पे आओ 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन, इट मीन्स ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है? तो एक ये बन गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। ठीक है? और बनेगी 2। 5 माइनस वाई ग्रेटर देन टू 0, तो लिख सकता हूं कुछ ऐसे, ये बन गई। चलो उधर लास्ट में x प्लस वाई माइनस 4, तो यहां से क्या बन गई? x प्लस वाई ग्रेटर देन टू 4। ठीक है? अब अगले पेज में देखो, ये बनी हुई है। आओ अगले पेज पे। हाँ 4 आ जाएगा। बन गई कुछ प्रॉब्लम? अब क्या बचा? सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है? अब सिर्फ बचा हुआ है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो कैसे बना है जब सुनो उसकी बात भी। वो क्या था? मिनिमम z, हमें खर्च करना है मिनिमम। तो सुनो ध्यान से, हमने अब तक दिव्यांश ये तो यूज किए नहीं है,
जो अमाउंट लिखी थी, तो अब क्या करोगे, जिस एरो पे जितना माल जा रहा है उस माल को उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो सबको, बस इतना काम करना। जैसे x इंटू 160 प्लस 100 प्लस 150 इंटू दिस प्लस 100 इंटू दिस प्लस 120 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो बन जाएगा आपका फंक्शन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद इसको ड्रॉ कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जैसे प्रॉब्लम ये दिखती है, आप खुद सोचो क्या इतना कुछ ना हार्ड था, कुछ नहीं है, ठीक है। और मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि फ्यूचर में यूज भी होगी, और हो सकता है कि क्या पता आपके एग्जाम में डाल दें तो आपको कोई पछतावा भी नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नहीं, जो बुक के फ्रंट पेज होंगे मेरे पता तो होना चाहिए कि है क्या, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये प्रॉब्लम हमने सोल्व कर ली है, बाकी तो हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट लेसन में।